नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, एक बार पुनः मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। आज की चर्चा का विषय है फिरोज शाह तुगलक के सुधार। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीति के विषय में एक वीडियो डाली थी, तो कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि फिरोज शाह तुगलक के सुधारों के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज मैं फिरोज शाह तुगलक के सुधार के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक यद्यपि एक अच्छा योद्धा नहीं था, एक अच्छा सेनापति नहीं था, लेकिन एक सुधारक के रूप में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उसकी चर्चा आदर के साथ की जाती है। तो जहाँ तक सुधारों का प्रश्न है, इस क्षेत्र में दिल्ली के अन्य सुल्तानों की अपेक्षा फिरोज शाह तुगलक का योगदान अधिक सराहनीय है। उसकी सभी योजनाएं, चाहे वे प्रशासनिक सुधार हों या शहरों का निर्माण हो, भवनों का निर्माण हो या किसी भी चीज़ से संबंधित क्यों न हो, सभी उसकी कुशाग्र बुद्धि, उसकी उदारता और विभिन्न विषयों में उसकी रुचि का परिचायक है। लोकोपयोगी कार्य करने की उसके अंदर लगन थी। प्रशासन का कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिसमें कि उसने कुछ सुधार न किया। मित्रों, सरकार की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर हुआ करता था, और जिस समय फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा उस समय राजकोष लगभग खाली था। साम्राज्य में जगह जगह कर के भार से जनता कराह रही थी। किसान भूमि कर के भार से दबा हुआ था और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। इस समय असंतोष सभी वर्गों में था, वो चाहे अमीर हो चाहे किसान हो। तो शांति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के बिगड़े हुए आर्थिक ढांचे को ठीक किया जाए और एक लोकोपयोगी नीति का अनुसरण किया जाए। तो समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए फिरोज तुगलक ने अपना सुधार कार्य प्रारंभ किया। समाज की भलाई को उसने राज्य की भलाई समझा और उसने बहुत सारे सुधार लागू किए। मोहम्मद तुगलक ने किसानों को जो तकावी ऋण दिया था वह माफ़ कर दिया गया। अमीरों की स्वामी भक्ति को खरीदने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उनको उपहार, जागीरें, वेतन इत्यादि दिया। इसी प्रकार से जिन लोगों की भूमि मोहम्मद तुगलक के काल में जब्त कर ली गई थी उन्हें वापस दे दी गई और भूमि जब्त करने का काम समाप्त कर दिया गया। सुल्तान ने इक्ता प्रथा को फिर से लागू किया। राज्य की आय को बढ़ाने के लिए प्रांतीय गवर्नरों को इस शर्त पर दिए गए कि वे सरकार द्वारा निश्चित की गई धनराशि को प्रांत से वसूल करके केंद्रीय राजकोष में जमा कर देंगे। इसी प्रकार से सैनिकों को परगने तथा गांव उनके वेतन के रूप में दे दिए गए और इस तरह से उसने
परगने और सैनिकों को जो गांव वगैरह दे दिए गए। तो एक तरह से कहा जाए तो जागीर प्रथा जो था वो उसको फिर से उसकी शुरुआत कर दी उसने। और उसने जो गांव सैनिकों को दिए या जिन अधिकारियों को दिए, उनसे कहा गया कि वे अपनी एकताओं की आय का लेखा जोखा दीवाने वजारत में प्रत्येक वर्ष भेजते रहेंगे। तो फिरोज तुगलक ने खेती योग्य भूमि का मूल्यांकन करवाया और खेती योग्य भूमि के मूल्यांकन का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपी। स्थानीय सूचनाओं के आधार पर उसने यह अनुमान लगाया कि 6 साल में कुल लगान 6 करोड़ 85 लाख टंका के लगभग होता है। और इसी मूल्यांकन के आधार पर इक्ता की लगान से आय का मूल्यांकन किया गया तथा उसी को ध्यान में रखकर व्यक्ति विशेष के पद को दृष्टि में रखकर इक्ताएं प्रदान की जाने लगी। साथ ही मित्रों, लगान वसूली की प्रचलित व्यवस्थाओं का पालन न करके फिरोज शाह तुगलक ने एक नई नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में, भूमि की माप कराकर लगान की दर औसत उपज निश्चित करके और उसको ध्यान में रख करके उसने कुल उत्पादन का 1/5 भाग लगान के रूप में वसूल करना प्रारंभ किया। यह पता नहीं है कि लगान अनाज के रूप में लिया जाता था या नकद रूप में। फिरोज शाह ने किसानों को 2 जीतल प्रति टंके के हिसाब से लगान में छूट देने की व्यवस्था भी की थी। लगान वसूल करने वाले अफसरों को उसने आदेश दिया कि प्रकृति के प्रकोप के कारण फसल खराब होने पर किसानों से लगान न वसूल किया जाए। और इसके अलावा उसने यह भी आदेश दिया कि लगान के अतिरिक्त वे कोई और हुकूक उनसे वसूल न करें। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि किसान जो उपहार दे उन उपहारों के मूल्य के बराबर की धनराशि उनसे लगान में न ली जाए और इस प्रकार की छूट किसानों को दी जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो मोहम्मद तुगलक के काल में दोआब में करों में वृद्धि की गई थी, जिसके कारण किसानों में त्राहिमाम मच गया था। यहाँ हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने उनके एकदम विपरीत किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाई, फलों के बाग लगवाए और किसानों को तकावी ऋण देने की व्यवस्था भी की गई। उसके इन सुधारों के कारण किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो गई, राज्य की आय बढ़ी और उपभोग की वस्तुओं के दाम उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कम होते गए, यानी कि महंगाई घटती गई। शरीयत को ध्यान में रखकर फिरोज शाह तुगलक ने वित्तीय नीति में भी सुधार किए। उसने जजिया, ज़कात, खम्स और खराज के अतिरिक्त राज्य की आय के और भी जो साधन थे जैसे कि चुंगी आदि, तो उसने जो है कि लगभग जो है 25 कर समाप्त कर दिए और मुख्य जो रूप से जो 4 कर थे जो शरीयत के द्वारा स्वीकृत थे, जैसे मैंने कहा कि जजिया, ज़कात, खम्स और खराज, तो इन्हें ही वसूला जाता था। और इसके परिणाम स्वरूप चूँकि उसने 25 कर माफ़ कर दिए, तो इसके परिणाम स्वरूप जनता पर जो करों का बोझ था वो काफ़ी कम हो गया। शरह द्वारा अनुमोदित 4 मुख्य करों के अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने उनसे
कुल उत्पादन का 1/10 भाग हकी शर्ब कर के रूप में लेना प्रारंभ किया। जिनकी भूमि की सिंचाई नई सिंचाई योजना के अंतर्गत होती थी, उनके ऊपर ये 1/10 की दर से जो सिंचाई कर था वो लगता था। फिरोज तुगलक में निरंकुश शासक के गुणों की कमी नहीं थी। साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना न तो तत्कालीन परिस्थितियों में संभव था और न ही इस कार्य के लिए फिरोज शाह तुगलक में योग्यता और क्षमता थी। यही कारण है कि जो सैनिक व्यवस्था उसे विरासत में प्राप्त हुई थी, वह उसे ठीक से बनाए न रख सका। सैनिक पद को वंशानुगत बना देना, एकता प्रथा को पुनः चालू कर देना, पुनः प्रारंभ करना और उसे भी वंशानुगत बना देना, सैनिक नियमों को भंग करने पर भी सैनिकों को कठोर दंड न देना, दाग, हुलिया तथा नकद वेतन देने की प्रथा को हटा लेना, यह सब उसके कुछ ऐसे कार्य थे जिसके कारण अनुशासन भंग हो गया और सैनिकों की लड़ने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती गई और इसका प्रभाव साम्राज्य और सुल्तान की प्रतिष्ठा पर भी पड़ा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि फिरोज शाह तुगलक को सैनिक सुधारों में कोई विशेष रुचि नहीं थी और सैन्य संचालन की उसमें योग्यता नहीं थी। तो इन सब कारणों से हम ये देखते हैं कि उसके समय में जो राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसके सार्वजनिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो ये थे कि उसने हिसार फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर नामक नगरों की स्थापना की और वहाँ उसने उन नगरों में अनेक मस्जिदों, इमारतों का निर्माण कराया। उसने विभिन्न शहरों में मदरसे स्थापित किए। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। फिरोज़ाबाद में हौज खास के निकट उसने एक मदरसा बनवाया जो कि मदरसे फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में एक महान कवि मुतहर ने इस मदरसे की बड़ी प्रशंसा की है, मदरसे फिरोज शाही की। इसके अलावा उसने जगह जगह पर अस्पताल खुलवाए, सराएं बनवाई, नहरें बनवाई, कुएं और तालाब खुदवाए, बांध बनवाए, उद्यान अथवा बाग बगीचे लगवाए और अनेक इमारतों का जीर्णोद्धार कराया। यही नहीं, समय बताने के लिए उसने राजधानी में लाश घड़ियाल की व्यवस्था भी की। फिरोज शाह की बनाई गई इमारतों को देख करके यह कहा जा सकता है कि वह एक महान निर्माता था। उसकी तुलना हम दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक से इस क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तरह का निर्माता जो था वो हम बहुत कम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में। फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान था और उसने मुस्लिम शिक्षा एवं ज्ञान को, या इस्लामी शिक्षा कह लीजिए, इस्लामी शिक्षा एवं ज्ञान को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसने बहुत सारे मदरसों का निर्माण कराया जो कि इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गए, जहाँ इस्लामी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। शिक्षकों को वेतन देने तथा विद्यार्थियों को वजीफ़े देने और विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध भी मदरसों में किया गया।
मदरसे फ़िरोज़ शाही की एक झलक हमें मुतहर के कसीदे में मिलती है। उस समय बहुत सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी और प्रमुख विषय जो थे उनमें प्रमुख थे तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह। तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह। इनके अलावा इतिहास, ज्योतिष, गणित आदि विषयों का भी अध्ययन करना पड़ता था विद्यार्थियों को। फ़िरोज़ शाह ने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद भी करवाया। उसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना कर रखी थी। उसने अपने दरबार में अनेक कवियों, विद्वानों, साहित्यकारों आदि को प्रश्रय दिया। उसने स्वयं फुतूहात फ़िरोज़ शाही की रचना की, जो कि उसकी आत्मकथा है। उसी के राज्यकाल में बर्नी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख़ फ़िरोज़ शाही को पूरा किया और उसे फ़िरोज़ शाह को जो है उसने समर्पित किया। इसी तरह से बर्नी ने फ़तवाए जहांदारी, सनाए मुहम्मदी तथा अफ़ीफ़, शमशिराज अफ़ीफ़ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की। इज़ुद्दीन खालिक ख़ानी ने दलाइल फ़िरोज़ शाही का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद किया। तो उस युग के महान कवियों में बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे अभी मैंने नाम लिया मौलाना मुतहर, काजी आबिद, मलिक अहमद जाहिर और मलिक शमसुद्दीन अबू रजा इत्यादि जो है वो उस काल के प्रसिद्ध कवि थे। फ़िरोज़ ने अपने अमीरों को भी प्रेरित किया कि वो भी विद्वानों का आदर करें। तो फ़िरोज़ शाह के अमीरों ने भी विद्वानों का आदर किया और उन्हें प्रश्रय दिया। तो इस प्रकार शिक्षा एवं साहित्य में उसके शासनकाल में विशेष प्रगति हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक एक प्रतिभाशाली सुधारक था। यद्यपि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि साम्राज्य को बचा लिया जाता। उसमें दूरदर्शिता की कमी थी। फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए उसने जो भी सार्वजनिक कार्य किए वे महत्वपूर्ण थे। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक को एक सुल्तान के रूप में हम उतना नहीं जानते जितना कि एक सुधारक के रूप में। सुल्तान के रूप में जानने से मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक विजेता के रूप में या एक साम्राज्य निर्माता के रूप में उसकी प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन एक सुधारक के रूप में दिल्ली सल्तनत में उसके योगदान को देखते हुए उसे उच्च स्थान दिया गया है सुधारकों में। तो उम्मीद है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के सुधारों पर यह संक्षिप्त चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस चर्चा के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स भी दें। और आपको और भी जिन विषयों पे आपको वीडियो की आवश्यकता हो उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जिससे मैं उस पर ध्यान दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।